नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बूढ़ी सास को वृद्धाश्रम छोड़ने गई बहू ने वहां ऐसा क्या देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वेदिता जी सुबह उठकर मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उनकी आवाज सुनकर बहू की आंख खुल गई और वह अपने पति सुमित से बोली, सुमित, कमरे का दरवाजा इतनी सुबह सुबह मत खोला करो। तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे से ही खटपट करने लग जाती है। सुबह के समय ही इतनी अच्छी नींद आती है और तुम्हारी माँ सब बेकार कर देती है। इन्हीं तो कुछ काम धंधा है नहीं, बस अब तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाएंगी। यहाँ मैं अब उठ जाऊंगी और पूरा दिन घर के कामों में लगी रहूंगी। इनका क्या है, कुछ करती है ना धरती है। बस सुबह ही उठकर मंदिर चले जाओ, मंदिर से आकर खाओ पियो और फिर सो जाओ। पर मुझे तो बहुत काम होते हैं। तभी सुमित बोला, रजनी, मुझे तो काम का समझ नहीं आता। पता नहीं तुम्हारा कितना काम रहता है कि पूरा दिन कमाई करती हो, जिसमें कि झाड़ू बर्तन और कपड़े धोने के लिए काम वाली बाई तो आती ही है ना। फिर भी वह बोली, हाँ, बस घर में करने को यही काम तो होता है, और भी बहुत कुछ होता है। वैसे भी तुम्हारी माँ का जब घर में मन नहीं लगता तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते हो? वो भी चैन से रहेंगी और मैं भी। सुमित बोला, क्या तुम भी एक ही बात को बार बार कहती रहती हो? बस खाने का ही तो काम है, उसमें भी मांस सब्जी साफ करके काटने का काम तो कर ही देती हैं। वह बोली, बस करो, अब कथा मत सुनाओ, चलो सो जाने दो, गेट बंद कर दो। विनीता जी बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह मंदिर के लिए निकल गई। अगले दिन उनका चश्मा टूट गया तो वह शाम को सब्जियों को साफ करते हुए बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, तुम सुमित को कह देना कि चश्मा बनवा देगा। रजनी बोली, माँ जी, इस महीने हाथ थोड़ा तंग है, अगले महीने बनवा देंगे। विनीता जी बोली, ठीक है बहू। शाम को सुमित आया, फिर सब खाना खाकर सो गए। विनीता जी रात को उठी, उन्हें प्यास लगी थी। वह पानी लेने गई तो किचन में उन्हें सही से दिखाई ना देने के कारण हाथ लगने से कांच का ग्लास टूट गया, जिसकी आवाज सुनकर रजनी बाहर आई और जैसे ही टूटा हुआ ग्लास देखा, उसका तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, आपकी आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता? भगवान ने 2-2 आंखें दी हैं, फिर भी देख नहीं सकती। कितना महंगा ग्लास तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? शोर सुनकर सुमित भी बाहर निकल आया और बोला, अरे क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो रजनी? रजनी बोली, तुम्हारी माँ ने इतना महंगा ग्लास तोड़ दिया। पता है, मेरे पापा इसे यूरोप से लाए थे और तुम्हारी माँ ने इसे तोड़ दिया। सुमित ने कहा, रजनी, माँ ने इसे जानबूझकर थोड़ी तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात है? वैसे भी चीजें तो टूट ही जाती हैं, तुम तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। सुमित ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह बोला, माँ, आप चश्मा पहनना भूल ही गए शायद, इसलिए ग्लास टूट गया। इससे पहले विनीता जी कुछ भी कहती, रजनी खुद ही बोल पड़ी, हाँ, और किन चीजों का तो होश रहता नहीं है, ऊपर से मेरा नुकसान कर दिया। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई।
सुमित भी पीछे पीछे कमरे में पहुंच गया। कमरे में जाकर सुमित से फिर वही बात कहने लगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो, पर तुम हो कि सुनने का नाम नहीं देती। अरे वृद्धाश्रम में क्या इंसान नहीं रहते? इन्हें भी इनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मन लगा रहेगा। मैं कौन सा अपने लिए सोच रही हूँ, इनके लिए ही कह रही हूँ। पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। सुमित बोला, रजनी, पापा का दिया हुआ एक ग्लास टूटा है, बाकी सारे शेफ हैं तो तुम हर बात पर बीच में यही बात क्यों घुसा देती हो कि माँ को वृद्धाश्रम भेज दो? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और अब जब मेरी उन्हें जरूरत है, अब मैं अपनी माँ का ख्याल भी ना रख सकूं तो बेटा किस बात का? रजनी बोली, तुम तो बस अपनी माँ के गुण गाते रहो। सुमित बोला, क्यों ना कहूं, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा की मौत के बाद हम एक एक पैसे को दूसरों के मोहताज हो गए। घर में खाने का एक दाना भी ना था। फिर माँ ने पढ़ी लिखी होकर भी मेरी खातिर कहीं और अच्छी नौकरी नहीं की, क्योंकि यदि वह किसी ऑफिस में जाती तो मुझे अकेला छोड़ना पड़ता। मुझे साथ रखने की खातिर उन्होंने दूसरों के यहाँ झाड़ू पोंछा और बर्तन कपड़े जैसे ना जाने कितने काम किए। खुद एक वक्त की रोटी खाती, पर मुझे कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उनसे रेंजर साइकिल की डिमांड कर दी। तब मैं छोटा ही था। उस वक्त माँ की तनख्वाह भी बहुत कम ही थी। फिर भी उन्होंने पैसे बचाने के लिए रोज काम पर पैदल जाना शुरू कर दिया। अरे एक एक पैसा जोड़कर मेरे अगले जन्मदिन तक मेरे लिए मेरी पसंद की साइकिल ले आई। तुम ही बताओ रजनी, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे रजनी पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसका वही बर्ताव शुरू हो गया। इस बात से सुमित बहुत परेशान था कि वह रजनी को आखिर कैसे समझाए कि तभी उसकी नजर सामने से आते हुए रिंकू पर पड़ी, जो कि उसका साला भी था। सुमित को दूर से देखते ही रिंकू उसकी तरफ दौड़ा और आते ही उसने उसे गले लगा लिया। रिंकू और सुमित जीजा साले बाद में थे, पहले जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को अपनी हर बात बताया करते थे, लेकिन रिंकू कुछ समय से शहर से बाहर रह रहा था और काम में व्यस्त होने के कारण दोनों की बातचीत भी नहीं हो पाती थी। और जब आज इतने दिनों बाद मिली तो दोनों की खुशी का ठिकाना ना था। दोनों ने ही साथ में डिनर का प्लान बनाया और रिंकू और उसकी पत्नी दोनों सुमित के घर डिनर के लिए आने वाली थी। और इस बात से रजनी भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि वह इतने दिनों बाद अपनी भाभी से भी मिलेगी। रजनी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरे भैया और भाभी घर आ रहे हैं, तो आप ज़रा खाने पीने का देख लेना। विनीता जी एक सुगढ़ गृहिणी थी और खाना बनाने में भी बहुत निपुण थी। उनके हाथों में एक अलग ही जादू था। वह खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि अच्छे अच्छे होटल भी फेल हो जाएं। विनीता जी लगभग सारा खाना बना ही चुकी थी और जैसे ही रिंकू और उसकी पत्नी अंदर आए तो उन्हें देखकर रजनी अपनी सास से बोली, माँ जी, ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और बोलकर बाहर उनसे मिलने के लिए चली गई। बेचारे विनीता जी लगभग सारा खाना तो बना ही चुकी थी, अब केवल खीर में चीनी डालनी बाकी थी।
और उन्होंने रजनी से कहा, बहू जरा शक्कर का डिब्बा उठा दो। और जल्दी जल्दी में रजनी शक्कर की जगह है उन्हें नमक का डिब्बा पकड़ाकर चली गई। चश्मा ना होने के कारण विनीता जी ने वही नमक को शक्कर समझकर खीर में उड़ेल दिया। रिंकू और उसकी पत्नी ने विनीता जी के आते ही पैर छुए, प्रणाम किया, फिर अपनी बहन रजनी से मिली और तभी सुमित भी बाहर से कुछ सामान लेने गया था, वह भी आ गया। सभी लोग बैठ गए और बैठकर बातचीत करने लगे। विनीता जी रिंकू और उसकी पत्नी के लिए नाश्ते का सारा सामान ले आई। रजनी वहीं बैठी रही। यह सब रिंकू और उसकी पत्नी भी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद सब लोग वहीं बैठे रहे, बैठे बैठे बातें करती रहे और विनीता जी किचन में खाना बनाने चली गई। सब्जियां, खीर और बाकी सभी चीजें तो तैयार थी ही, बस गर्मा गर्म पूरियां तलनी थी। उन्होंने जाकर गरम गरम पूरियां उतार दी और सभी को खाने के लिए बुलाया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग आकर बैठ गए और गर्मा गर्म लजीज खाने का आनंद लेने लगे। पहला टुकड़ा खाते ही रिंकू बोला, अरे वाह रजनी, तुम तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। इससे पहले विनीता जी कुछ कहती, रजनी बोली, हाँ भाई, सब धीरे धीरे सीख जाते हैं, मैं भी सीख गई। विनीता जी कुछ ना बोली और खाना बनाकर सबको खिलाती नहीं। खाने की सभी ने बहुत तारीफ की और अब खाने के बाद रजनी ने कहा, मम्मी जी कुछ मीठा ले आइए, भाई को भी तो पता चले कि उनकी बहन कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। तभी विनीता जी सबके लिए खीर ले आई और जैसे ही सबने खीर खाना शुरू किया तो कोई तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागे या किसी ने वहीं डस्टबिन में खीर पलट दी। रजनी थोड़ा घबरा गई और फिर अपनी खीर चखी और खीर चखते ही बहुत तेज चिल्लाकर बोली, मम्मी जी ये क्या किया आपने? आपको जरा भी तमीज नहीं है, आपने शक्कर के बदले खीर में नमक डाल दिया। तभी रिंकू आया और बोला, रजनी लेकिन खाना तो तुमने बनाया था ना, फिर नमक मौसी जी ने कैसे डाला? रजनी एकदम चुप हो गई। तभी विनीता जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही है। बहू ने तो कुछ नहीं किया, खीर मैंने ही बनाई थी और उसमें नमक भी मैंने ही डाला था। उठकर रिंकू ने या विनीता जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे मौसी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके बच्चे की सम्मान हूँ, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। रिंकू और उसकी पत्नी खाना खाकर चले गए, लेकिन रजनी ने इस बात को यही खत्म नहीं किया। वह उनके जाने के बाद अपनी सास के पीछे पड़ गई। वह विनीता जी से बोली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? मेरी जरा सी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। विनीता जी बोली, लेकिन बहू, शक्कर की जगह है नमक का डब्बा तो तुम ही ने निकाला था ना। तभी सुमित रिंकू को छोड़कर आया। वह बोला, माँ लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ आपके पास चश्मा नहीं होता, तभी आप गलतियाँ कर देती हैं। मैं आपके लिए एक डोरी में चश्मा बांध देता हूँ ताकि आप इधर उधर रखकर भूल ना जाओ। इस बार विनीता जी ने सुमित को सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि सुमित, मेरा चश्मा तो पिछले 1 महीने से टूटा हुआ है, जिसके कारण मुझे
चीजें सही से दिखाई नहीं दे पाती और ये गलतियां हो जाती हैं। सुमित बोला, लेकिन माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका चश्मा टूट गया है? मैंने बहू को बताया था तो बहू ने कहा कि इस महीने तुम्हारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगले महीने तुम मेरा चश्मा बनवा दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा नहीं टोका बेटा। सुमित ने घूर कर रजनी की तरफ देखा। रजनी ने नजरें नीचे झुका ली। इस रोज रोज की चिक चिक से सुमित परेशान तो था, पर अब वह किसी भी कीमत पर इसका कोई हल खोजना चाहता था कि अगले ही दिन रिंकू का फोन आया। उसने बातों ही बातों से अंदाजा लगा लिया कि वह परेशान है। रिंकू बोला, क्या हुआ सुमित, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुमित बोला, कुछ नहीं यार, बस रोज रोज की ड्रामे हैं। मैं तो तुम्हारी बहन को समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। और तुम तो जानते ही हो मेरी माँ ने मेरे लिए कितना संघर्ष किया है। जब आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं कैसे उन्हें यूं बीच रास्ते पर छोड़ दूं? रिंकू और सुमित ने मिलकर रजनी को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया। अगले ही दिन सुमित ने कहा, माँ, आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए, मैं आपको आज एक नई जगह ले जाने वाला हूँ, जहाँ आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिल जाएंगे, आप ही की उम्र के, और फिर आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। विनीता जी ने अपने कपड़े पैक किए और सुमित और रजनी के साथ चल पड़ी। रजनी आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज उसकी मुराद पूरी जो होने वाली थी। वह तो कब से अपनी सास से पीछा छुड़ाना चाह रही थी और आज वही होने वाला था, इसलिए रजनी बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी सास को इतना सताया, लेकिन फिर भी वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। सुमित को भी इतना मनाया, तब जाकर कहीं सुमित की अकल में आज यह बात आई। वह सोचती सोचती खुद ही खुद मुस्कुरा रही थी कि तभी गाड़ी रुक गई। सुमित बोला, रजनी उतरो और माँ का बैग निकालो। रजनी खुशी से चहकती हुई बोली, हम लोग वृद्धाश्रम पहुंच गए क्या? सुमित ने उदास मन से सर झुकाकर हाँ का इशारा किया। रजनी खुशी खुशी गाड़ी से बैग निकालती हुई बोली, हाँ हाँ, मैं बैग निकाल देती हूँ ना, माँ जी का इसमें क्या है, आखिर उनकी बहू हो, उनकी सेवा करने का फर्ज बनता है मेरा। माँ जी आप बैठो, मैं आपका बैग निकालती हूँ और आपको अंदर तक छोड़कर भी आऊंगी। विनीता जी को लग रहा था कि आज वह हार चुकी है, या यूँ कहो कि आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्हें यहाँ छोड़ने आया है वह केवल रजनी का पति मात्र है, उनका बेटा नहीं। जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया वह आज उन्हें यहाँ अनाथों की तरह छोड़कर जा रहा है। यह सब सोचकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। रजनी और सुमित अपनी मां को लेकर वृद्धा आश्रम में पहुंची। रजनी तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। वह अपनी सास का बैग लेकर आगे आगे चल रही थी। जैसे ही वह वृद्धा आश्रम में अंदर घुसी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अंदर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वृद्धाश्रम में जहां वह अपनी सास को छोड़ने आई थी, वहां उसके माँ बाप एक तख्त पर बैठे हुए थे और दोनों की ही स्थिति
काफी दैन्य लग रही थी। उन्हें देखकर रजनी के हाथ से बैग छूट गया। वह दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुंची और जाते ही उनको गले लग गई और बोली, मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ कैसे? दबी हुई आवाज में उसके पिता ने कहा, बेटा, हम जैसे बूढ़ों का घर में अब काम ही क्या है। जब तक हमारे बच्चों को लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, तब तक वह हमें अपने पास रखते हैं, और जिस दिन उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने माता पिता को इस हाल में देखकर रजनी बौखला उठी। वह बोली, माँ पापा, आप चिंता मत करो, मैं भैया भाभी को छोड़ूंगी नहीं। उसने तभी रिंकू को कॉल किया और वृद्धा आश्रम बुलाया। रिंकू के आते ही उस पर बरस पड़ी। रजनी ने रिंकू से कहा, कैसे बेटी हो, आपको शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अरे जिन माँ बाप ने आप लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उन्हीं की 2 रोटियां आपको भारी लग रही है। आपसे क्या चाहते हैं? मेरे मम्मी पापा केवल 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, और आप लोगों से इतना भी नहीं हो रहा। जब आप मेरे मम्मी पापा को नहीं रख सकते, तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी आपका कोई अधिकार नहीं होगा। या तो तमीज में मम्मी पापा को घर ले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, और जब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को 4-4 डंडे लगेंगे ना, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी रिंकू बोला, हाँ करो पुलिस को फोन और आने दो पुलिस को। मैं क्या अकेला ऐसा हूँ जिसने अपने माँ बाप को यहाँ वृद्धा आश्रम में छोड़ा? अरे तुम यहाँ क्या कीर्तन करने आई थी? तुम भी तो यहाँ अपनी सास को छोड़ने ही आई थी। ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। मुझे भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कितनी बढ़िया हो। तुम तो अपनी इकलौती सास को 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं खिला सकती, और मुझे सुनाने चली हो। तुम्हारी बेचारी सास घर का सारा काम करे, उसके बाद भी तुम उन्हें एक एक चीज के लिए तरसा देती हो और मुझसे ज्ञान बांट रही हो। करो ना पुलिस को फोन। तुम करती हो या मैं करूं? इन सब बातों से रजनी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रिंकू बोला, मैं अपनी मम्मी पापा को यहाँ तो कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या तुम अपनी सास को, अपनी मम्मी को अपने साथ लेकर जाओगी? बस हो गई ना बोलती बंद। अब दोबारा मुझे लेक्चर मत देना, आया समझ में? इतना कहकर रिंकू जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ मैं अपनी सास को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, और आज के बाद उन्हें अकेले ऐसी जगह पर छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। उनका बैग उठाया और उनसे बोली, मैंने जितनी भी बेवकूफ़ियाँ की हैं, मुझे इनके लिए माफ़ कर दीजिए। मुझे आज एहसास हो गया है कि कैसा लगता होगा उन माँ बाप को, कैसा लगता होगा जब उनकी अपनी औलाद उन्हें अनाथों की तरह यहाँ छोड़ जाती है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई बोली, शायद यह मेरे कर्मों का फल है, जो मेरे माँ बाप को मेरे भाई भाभी ने यहाँ छोड़ दिया। तभी रिंकू बोला, जब तुम अपनी सास को ले जाने के लिए तैयार हो ही गई हो, ये बहुत अच्छा है, पर मैं अपने माँ बाप को यहाँ से कहीं नहीं ले जाऊंगा। रजनी ने आंखों में आंसू लिए गुस्से से उसकी तरफ देखा तो रिंकू बोला, क्योंकि वो तो यहाँ रहने के लिए कभी आए ही नहीं। ढेरों सवालों भरी नजरों से वह रिंकू को देखने लगी। तभी रिंकू ने हंसते हुए कहा,
अरे बेवकूफ, माँ पापा को आज सुबह ही हम यहाँ लाए थे। और सभी तेज तेज हंसने लगी। रिंकू, सुमित और रिंकू की पत्नी और रजनी के माता पिता सभी जोर जोर से हंसने लगी। रजनी और भी ज्यादा रोने लगी। फिर सभी ने उसे शांत कराया और समझाया कि यह सब उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए किया गया था। और फिर अपनी सास और माता पिता को लेकर रजनी और रिंकू अपने घर वापस आ गए। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हुए और आखिर में सब ठीक हुआ। रजनी को अकल आ गई और अब वह अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह ही समझने लगी, जैसे उसकी भाभी उसकी माँ को अपनी माँ समझती थी। और यही बात उसकी भाभी ने उसे बताई थी कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, सिर्फ माँ का चेहरा बदल जाता है, पर हमारा प्यार उनके लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ समझे तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।